Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start a last topic of our lecture, which is normal flora. Normal flora, which are actually microorganisms available normally on different epithelial surfaces and cavities of our body. So now microbial normal flora, its existence and their contribution to the homeostasis of the body, and this topic is from Journal of Advances in Microbiology, volume 22, issue 9, and the article page numbers are from page 1 to 15, and it was published in Journal of Advances in Microbiology in year 2022. So now let us start with the definition. The first is the definition, that what are normal flora. Normal flora are the microorganisms that live on the surface or inside another living organism. These living organisms could be human or animal or inanimate objects without causing disease. So normal flora क्या होते हैं कि ये microorganisms हैं, ये live कहाँ रहते हैं, on the surface या फिर inside of the living organism, चाहे वो human हो, animal हो, and also sometime on inanimate objects यानी गैर जानदार चीज़ें like surface of the wood, किसी लकड़ी की surface पर या किसी और metallic surface पे, वहाँ पर भी ये normal flora मौजूद हो सकते हैं. Sometime it is called commensal. इनको commensal flora भी कहा जाता है कभी कभी. उसका रीज़न क्या है? Because of their permanent presence on the body surface, even if covered by epithelial cells, चाहे वो epithelial cell से cover हो, and are exposed to the external environment, चाहे वो external environment से expose हो, like respiratory tract के epithelial cells की surface पर हो, या gastrointestinal tract की epithelial surface पर हो, या genital tract की epithelial surface पे हो, even on the hair or the skin, hair या skin जहाँ पर भी ये surface पर कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं. तो this is why they are also called commensal. नाउ इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फ्लोरा प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन, कि बॉडी की इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इवन ससेप्टेबिलिटी टू ट्रू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इवन मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ऑफ द होस्ट इन शॉर्ट टर्म्स, एंड इट अफेक्ट्स द होम्योस्टेसिस ऑफ देयर होस्ट. तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा हैं, इनका ताल्लुक बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उसकी एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल, इम्यूनोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. और सम टाइम दे डू नॉट अलाउ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनसाइड आवर बॉडी, एंड इस तरीके से ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से होस्ट को, उसके टिश्यूज़ को, सेल्स को या ओवरऑल बॉडी को बचा सकते हैं. और इस तरह से ये बॉडी के ओवरऑल होम्योस्टेसिस सिस्टम्स को वो मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, तमाम चीज़ें, फंक्शंस, बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस शामिल हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्स्टली ही और शी बिकम कॉलोनाइज इमीडिएटली बाय द बंच ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एट द मोमेंट ऑफ बर्थ. तो इंसानों में ये होता है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल को, यानी जो ह्यूमन बीइंग जो एक्सपोज होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोफ्लोरा जो बॉडी में कॉलोनाइज होते हैं, वो होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. कैसे ये बर्थ के टाइम? पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल, मीन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर, and in other words initial exposure was obtained from the mother. जैसा कि हमने बात की कि इनिशियल जो इनका जो एक्सपोजर है वो इनको जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो या ह्यूमन को वो अपनी मदर से मिलते हैं, यानी ये नॉर्मल फ्लोरा मदर से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं. द इन्फेंट माइक्रोबायोम, यानी इन्फेंट्स में जो ये माइक्रोबायोम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अराइवल होगा फ्रॉम द मदर, ट्रांसफ़र होगा, कंट्रीब्यूट्स टू हिज और हर फ्यूचर हेल्थ. क्यों? हम ये बात ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि इसका जो डायरेक्टली ये जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं नॉर्मल फ्लोरा, दे इन्फ्लुएंसेस द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ऑफ द pathogenic organism and also the development of
इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसी वजह से इसका ताल्लुक जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी फ्यूचर हेल्थ से होता है। एंड इट्स असेंबली इज़ डिटरमिन्ड बाय मैटरनल ऑफ स्प्रिंग एक्सचेंजेस ऑफ माइक्रोबायोटा। और इसमें जो माइक्रोबायोटा यानी जिसको इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोबायोटा भी कह सकते हैं हम, इसमें जो मदर से जो मैटरनल से ऑफ स्प्रिंग में जो एक्सचेंज हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और न्यू बॉर्न बेबी की डेवलपमेंट में भी। नाउ रिलेटिव कंपोजिशन, इफ़ यू टॉक अबाउट द रिलेटिव कंपोजिशन, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ एंड ओरल कैविटी। नॉर्मल माइक्रोबायल फ्लोरा फाउंड इन द माउथ इज़ डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ में होते हैं ये लोकेशन की बेस पर जो है वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। लाइक स्लाइवा में कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, टंग में कोई और होंगे, टूथ इनेमल में कोई और होंगे, जिंजिवल सरफेसेस जो कि सराउंडिंग ऑफ डेंटल एनेमल होता है, यानी टूथ के सराउंडिंग में जो होते हैं मसल्स उनको जिंजिवल मसल्स या जिंजिवल सरफेस कहते हैं, उनमें अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। एंड द कंडीशन ऑफ द जिंजिवो पेरियोडोंटल वेलबींग, और पीरियोडोंटल यानी दांतों के सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ होते हैं और जिंजिवल टिश्यूज़ होते हैं उनके सराउंडिंग में कैसा एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इन तमाम जगहों पर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए नॉर्मल फ्लोरा एग्जिस्ट करते होंगे। The composition of normal microbial flora in the oral cavity carry a broad spectrum of microorganisms which are predominantly anaerobic such as lactobacillus, bifidobacterium, actinomyces, bacteroids, archaea, fusobacterium, leptotrichia, peptococcus, eubacterium, peptostreptococcus, salinomonas and treponema, प्रोपायोनोबैक्टीरियम एंड वेलियोनेला। तो ये जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं एज ए नॉर्मल फ्लोरा, और ज़्यादातर इनमें से एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दे दी, लैक्टोबैसिलस से लेके जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है वेलियोनेला तक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हों, बल्कि इसमें से कुछ ना कुछ वहाँ पर मौजूद होंगे। Normal flora in the area of healthy esophagus during upper endoscopy procedure predominantly was found to Streptococcus species। अच्छा, इसके बाद माउथ ओरल कैविटी के बाद आते हैं हम इसोफेगस पे। तो नॉर्मल फ्लोरा जो इसोफेगस में मौजूद होंगे यानी हेल्दी इसोफेगस में ड्यूरिंग अपर एंडोस्कोपी, वो ज़्यादातर कौन से देखे गए? स्ट्रेप्टोकोकस स्पेशीज़ देखे गए हैं। इसके अलावा स्पेशीज़ दैट आर रूटीनली आइसोलेटेड फ्रॉम टॉन्सिल्स ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, जो टॉन्सिल्स होते हैं थ्रोट में, वहाँ के जो हेल्दी चिल्ड्रन हैं उसमें से जो नॉर्मल फ्लोरा आइसोलेटेड हुए हैं उसमें अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस हैं एंड लैक्टोबैसिलाई हैं। अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में एक ख़ास बात मैं ये बताता चलूँ कि ठीक है, जब तक ये थ्रोट में मौजूद हैं या ओरल कैविटी में मौजूद हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है और वहाँ से ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं और वहाँ से ये हार्ट तक पहुँच जाते हैं, तो ये हार्ट के वेल्व्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। और इस ना सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है बल्कि इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट वेल्व्स तो होता ही होता है, बल्कि जो एंटीबॉडीज़ इस अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट बनती हैं, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है इसकी एंटीजेनिक कैरेक्टर क्योंकि हार्ट के वेल्व से मैच करती हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी वो हार्ट के वेल्व्स को भी साथ में इन्फ्लेम्ड करने के बाद डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हार्ट के वेल्व का काम क्या होता है कि वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो फिर लाज़मी बात है जब ये हार्ट के वेल्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और ये अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, तो फिर हार्ट में बैकवर्ड फ्लो शुरू हो जाएगा और इसके नतीजे में जो है वो फिर ये हार्ट के वेल्व जो होंगे वो सही फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये जो है अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर वेरी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये ब्लड में एंटर हो जाएँ तो दे मे कॉज वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड rheumatic fever which is an autoimmune disease। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फिर आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स लगाए जाते हैं।
तो आर्टिफिशियल तो फिर आर्टिफिशियल होते हैं और वो फिर नॉर्मल की तरह काम नहीं करते. Now, an interesting phenomena that occur where lactobacillus species can attach specifically to mannose carrying receptors. अब ये कह रहे हैं lactobacillus species हैं वो आम तौर पे अटैच होते हैं to mannose carrying receptors है. For example, lactobacillus plantarum, यानी वो कौन सा lactobacillus species है? lactobacillus plantarum. ये क्या करता है? Have a marked convenience in enduring their selves in the oral cavum. तो ये ओरल कैविटी, कैवम यानी कैविटी, वहाँ पर ये मौजूद होता है. बाय वे ऑफ द ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसमें ये जो होगा ये एंजाइम मौजूद होगा GAD-PDH, देयर बाय असिस्टेड एडिशन टू एपिथेलियल सेल्स, और ये इसको असिस्ट करेगा एपिथेलियल सेल से अटैच होने के लिए, जिस पे ये मैनोज कैरियंग रिसेप्टर्स मौजूद होंगे. एंड दिस इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर लैक्टोबैसिलस टू एक्सटेंड इट्स प्रोबायोटिक इफेक्ट, और ये ज़रूरी है इस इफेक्ट के लिए कि ये वहाँ पर एपिथेलियल सेल से लैक्टोबैसिलस अटैच रहे, एडहियर रहे, चिपका रहे, क्योंकि ये एक प्रोबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. प्रोबायोटिक इफेक्ट क्या है कि प्रोबायोटिक इफेक्ट में ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लाइफ को नॉर्मल रखता है ओरल कैविटी में, यानी उसमें वहाँ पे किसी किस्म के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ये ग्रो करने नहीं देता. नाउ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ माइक्रोबायल नॉर्मल फ्लोरा इज़ डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन, बट ऑफ कोर्स द नंबर इज़ एक्सीड द नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. अब यू कैन इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मेरा ख्याल में बिलियंस ऑफ सेल्स होते होंगे जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते होंगे, ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते होंगे. एंड द थिंग इज़ दैट कि इनकी जो काउंट होती है नॉर्मल फ्लोरा की, माइक्रोबायल फ्लोरा की, इनकी काउंट इससे भी ज़्यादा, यानी इनको भी एक्सीड करती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये इनकी कितनी ज़्यादा तादाद होती होगी. द प्रिवेलिंग टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इन ह्यूमन डिफ़र अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइट्स और लोकेशन, और इसके अलावा जो डिफरेंट स्पीशीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो डिफ़र करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी साइट ऑफ द लोकेशन. फॉर एग्जांपल, स्किन के जो माइक्रोफ्लोरा होंगे वो अलग टाइप के होंगे, यानी वो डिफरेंट होंगे. हेयर एंड स्कैल्प ऑफ हेयर वो अलग होंगे. नोज़ यानी नेज़ल कैविटी जो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे. ओरल कैविटी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और हम पिछली स्लाइड में एक ये लंबी लिस्ट देख चुके हैं लैक्टोबैसिलस से लेके वेलियोनेला तक, जिसमें इतने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. स्टमक है, स्टमक में हमने बात की तो वहाँ पे मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें इलियम शामिल है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नॉर्मल फ्लोरा है वो अलग टाइप के हैं. फिर कोलॉन है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग टाइप के हैं. और इसी तरीके से जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग टाइप के हैं. अच्छा, अब इलियम और कोलॉन के हवाले से मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ यहाँ पे कि इलियम और कोलॉन के जो ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रोल होता है बॉडी में. यानी ये डाइजेशन को भी कंट्रोल करके रखते हैं, वहाँ पे इंटेस्टाइन में किसी किस्म के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से भी प्रिवेंट करते हैं, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो ना करे. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स और वाइटामिन्स भी बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें जैसे विटामिन के है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. और यही वजह होती है कि जब हम एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हम तो इसलिए कर रहे होते हैं कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है वो किल हो जाए, लेकिन साथ साथ वो इस इंटेस्टाइन या बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो उसको भी किल कर रहे होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक को नहीं पता कि कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है यानी नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, और कौन सा पैथोजेनिक है जो बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, तो वो दोनों को किल कर देता है. जिसकी वजह से ये जो इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी उस वक्त किल हो जाते हैं, तो उस वक्त वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, विटामिन्स नहीं बनते, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि इलियम यानी ये एंटीबायोटिक लेने के बाद उनको माउथ बर्न्स यानी अल्सर्स ऑफ द माउथ यानी मुँह में छाले पड़ गए,
तो या छाले हो गए, तो वो उसकी वजह जो होती है वो यही होती है कि ये इम्पॉर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो वक्ती तौर पे किल हो जाते हैं, तो फिर जो है वो जो माउथ बर्न्स या मुंह के छाले जो होते हैं वो उन पेशेंट्स को, इंडिविजुअल्स को हो जाते हैं। इसका तरीक़ाकार यही है कि या तो ये कि जो है जब एंटीबायोटिक्स ली जाए तो साथ में मल्टीविटामिन्स, ख़ासतौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी साथ ली जाए। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद भी जो है वो यानी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो उस तरह से उसको कोप अप किया जाता है। हाँ, अगर नहीं भी दिया जाए तो कम से कम 1 हफ़्ता लगता है नॉर्मल फ्लोरा को वहाँ पर दोबारा ग्रो करने में, और फिर उसके बाद फिर वो अपनी फंक्शनिंग को दोबारा रिवाइव करने में। तो उसके बाद फिर माउथ बर्न्स वगैरह और जीआईटी में जो प्रॉब्लम हो रही होती है या डायरिया भी हो रहा होता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।